सेक्शन 54G कह रहा है सर शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम अर्बन टू अदर एरिया। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, समझना ध्यान से, आपने शहर में कोई फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है, और आपको बोला गया कि इसको शिफ्ट कर लो। कहाँ शिफ्ट कर लो सर? गांव में शिफ्ट कर लो, ताकि गांव का भी विकास हो सके, राइट। आपने कहा ओके, पर हमें क्या फायदा होगा? तो देखिए, अगर आप फैक्ट्री शिफ्ट करेंगे तो बताइए क्या क्या असेट बेचेंगे यहाँ से। अगर आप फैक्ट्री शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से कौन कौन से असेट को बेचेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग, यस, और प्लांट एंड मशीनरी अगर कुछ हुई तो। देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो बेचनी बेचनी है, कहीं प्लांट एंड मशीनरी ऐसी होती है जो मूवेबल नहीं होती, उनको भी बेचना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग बेचो चाहे आप प्लांट एंड मशीनरी बेचो, कोई बात नहीं। अब नई जगह जाके वहां पे भी लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो इन पे जो गेन होगा, इन पे वो गेन हम आपका टैक्स फ्री कर देंगे, समझ गए? तो देखिए क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम अर्बन टू अदर। अदर का मतलब रूरल है। अर्बन से रूरल में अगर आप अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं और उस केस में आप लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब बताइए इंडस्ट्री कौन लगा सकता है? कल भी हमने बात की थी कि कोई भी लगा सकता है, और कोई भी लगा सकता है तो OLSSC, राइट। यस, फायदा लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही अलाउेबल है। अच्छा, नया क्या खरीदना है? वही सर, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, वही चीज नहीं खरीद लेनी है। जिस तरीके से सेट बेची थी उसी तरीके की सेट खरीद लेनी है, तो हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, राइट। ओके, अब सर टाइम क्या है? देखो टाइम, जब आप प्लानिंग करोगे कि मुझे प्लानिंग करके शिफ्टिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे एक बार समझना कि आपने बोला कि मुझे अपनी फैक्ट्री शहर से हटा के गांव में ले जानी है, राइट। तो आप ऐसा करेंगे कि यहाँ की बेच दो और बाद में वहां जाए, तब तो काम बंद हो जाएगा ना आपका। हाँ, चालू है ना? सुनिए, तो सर क्या आप ऐसा करेंगे कि पहले यहाँ का सामान बेच दें और फिर वहां जाके खरीदें? बताओ, कैसा करेंगे कि पहले यहाँ का सामान बेच दें और फिर वहां जाके खरीदें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ऐसा करेंगे तो काम बंद हो जाएगा ना हमारा। तो हो सकता है कुछ चीजें हम पहले से वहां खरीद लें, जैसे मान लीजिए हमने बिल्डिंग पहले से वहां खरीद ली, है ना, लैंड पहले से खरीद ली, तो हमें जो टाइम दिया गया वो 1 साल पहले का और 3 साल बाद का दिया गया, ठीक है। 1 साल पहले और 3 साल बाद से, समझ गए? कि आप जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं उससे 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर आफ्टर तक आप अगर एसेट परचेज करते हैं तो ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अच्छा सर, एग्जामिशन कितनी मिलेगी? जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और जितना कैपिटल गेन हुआ, दोनों में जो कम है उतनी एग्जामिशन मिल जाएगी। नई एसेट पे 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा,
ठीक है, और क्योंकि नई एसेट खरीदने के लिए 3 साल का टाइम है तो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट भी लगेगा। अगर लॉक-इन पीरियड के दौरान असेट को बेच दिया गया तो जो एग्जम्पशन पहले ली गई थी वो वापस टैक्सेबल हो जाएगी। बताइए, पूरा सेक्शन देख लीजिए और कोई डाउट है तो बता दीजिए। दस मिनट हो गए। हाँ जी, बताइए भाई, सेक्शन 54G में कोई डाउट? चलिए, अब आगे क्या करें सर? सेक्शन 54GA। सेक्शन 54GA इज जस्ट सिमिलर टू 54G। 54GA इज जस्ट सिमिलर टू 54G। कैसे? देखिए, यहाँ पे हम इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे थे शहर से गांव की तरफ, राइट? और यहाँ पे हमें इंडस्ट्री शिफ्ट करनी है शहर से सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है, सारे एसएससी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, 1 साल पहले 3 साल बाद जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और जितना गेन हुआ वो 3 साल का लॉक इन पीरियड, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा, और जो एग्जम्पशन पहले ली थी वो विड्रॉ हो जाएगी अगर 3 साल में एसेट को बेच दिया। देखो, कोई फर्क नहीं है, एक बार आराम से देख लो, कोई चेंज है क्या? सिर्फ इतना सा चेंज है कि 54G के अंदर शहर से गांव ले जा रहे हैं हम फैक्ट्री, और 54GA के अंदर शहर से सेज में ले जा रहे हैं हम फैक्ट्री, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। डन? कोई डाउट किसी को? अगर ये सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के 100% चांसेस। सेक्शन 54F, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या कह रहे हैं सुनिए, हमने एक सेक्शन पढ़ा था ना 54, घर के बदले घर। ये ठीक वैसा ही है, उसी से मिलता जुलता है 54F। वहां पे बोला गया था घर के बदले घर, और यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी एसेट के बदले घर, किसी भी एसेट के बदले घर। तो देखिए, ट्रांसफर क्या करना है आपको? एनी एसेट, कोई भी एसेट ट्रांसफर करो, कोई भी, सिवाय किसके? घर के अलावा, क्योंकि घर को ट्रांसफर करोगे तब तो 54 में चले जाओगे ना भाई। कोई भी एसेट ट्रांसफर करके आपको घर खरीदना है, अगर आपने घर ट्रांसफर करके घर खरीदा तो क्या आप 54 में चले जाओगे? हाँ, तो इसलिए उसको हटा दिया यहां से। क्या बोल दिया? अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। समझ गए?
तो आप कोई भी एसेट ट्रांसफर कीजिए अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, आप कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ, क्योंकि एसेट खरीदने की बात आ गई तो इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए। ठीक है, आपको फायदा कैसा होना चाहिए सर, लॉन्ग टर्म, वहां पे भी लॉन्ग टर्म था, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म, वहां पे भी इंडिविजुअल एचयूएफ था, यहाँ पे भी इंडिविजुअल एचयूएफ, राइट। ठीक है, नई एसेट क्या खरीदनी है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है और एक ही खरीदनी है। ओके, ठीक है, टाइम भी सेम वही है, 1 साल पहले 2 साल बाद जो वहां पड़ा था, और बनवाना है तो 3 साल। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या, क्योंकि यहाँ तक सारी बातें सेम है वहां से 54 से। ठीक है, अब आगे सुनिए, एग्जाम्शन कितनी, एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, ये एग्जाम्शन देने का तरीका यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये एग्जाम्शन देने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैसे, एक बात समझो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने एक एसेट बेची, कितने रुपए में, 50 लाख रुपए में, मुझे उस पे एलटीसीजी हुआ कितने रुपए का, मान लीजिए 20 लाख रुपए का। अब अभी तक जितने भी सेक्शन हमने पढ़े हैं उसमें हमने कितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की कंडीशन पड़ी है, कैपिटल गेन के बराबर या सेल कंसिडरेशन के बराबर, अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े हैं उनमें हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होता था एग्जाम्शन लेने के लिए, हमें इन्वेस्ट करना होता था कैपिटल गेन के बराबर अमाउंट, समझ गए, या तो 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा, तो हमें पूरा एग्जाम्शन मिल जाता था, राइट। यस, अब इस सेक्शन में कह रहा है कि कैपिटल गेन के बराबर इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सेल कंसिडरेशन के बराबर इन्वेस्ट करना है, आपको सेल कंसिडरेशन के बराबर इन्वेस्ट करना है। मतलब सर आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तब जाके आपके 20 लाख रुपए एग्जाम होंगे, आई बात समझ में। अब आप कहते हो सर 50 लाख ना करें तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, मान लीजिए मैं 50 की जगह 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे एग्जाम्शन कितनी मिलेगी 20 लाख में से, 10 लाख मिलेगी, सिंपल, आई बात समझ में। तो मैं जितना प्रोपोर्शनेट वहां से इन्वेस्ट करूंगा कंपेयर टू द नेट सेल कंसिडरेशन, उतना ही मुझे एग्जाम्शन मिलेगा प्रोपोर्शनेटली। देखिए फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे इसे, एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, बताइए सही है बात। कोई डाउट है किसी को, ठीक है, ओके। इस सेट पे भी सर लॉक इन पीरियड है 3 साल का, और कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लग जाएगा, अगर 3 साल के अंदर ऐसे सोल्व कर दी तो जितना अमाउंट एग्जाम हुआ था वापस टैक्सेबल हो जाएगा। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई इस सेक्शन की, बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्या है बात, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। यहाँ हमें क्या बोला गया, ये वाला ये सुनना, assessee should not own have in more than one house on date of transfer, आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आप जब नया घर परचेज कर रहे हो ना, जो आपने नया घर परचेज किया, उसके अलावा एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए आपके पास। डन। अभी मैं और समझा दूंगा इसको डिटेल में। दूसरी बात है सर कि मान लीजिए जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं था, तो आपको छूट मिल गई। ठीक है, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं था, तो आपको छूट मिल गई। पर ये जो टाइम है ना, ये वाला टाइम देखिए, इस टाइम के दौरान आपने एक और घर खरीद लिया, तो भी ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी और ये एग्जाम्पशन आपकी विड्रॉ कर ली जाएगी। क्या समझे भाई? दोबारा सुन लीजिए। हमें कहा गया कि सर हमारे पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, एक घर हो सकता है, एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर हमने बाद में भी एक घर खरीद लिया इस टाइम के अंदर अंदर, तो भी बोला जाएगा कि एक से ज्यादा घर हो गया, इसलिए ये एग्जाम्पशन हमसे वापस ले ली जाएगी। आगे बात समझ में? हाँ जी, आगे क्या बात समझ में है? ट्रांसफर से पहले तो होगा ही ना, ट्रांसफर से पहले तो हो सकता है। ट्रांसफर से पहले कितने भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा, जो लिमिट है उसके बीच में घर नहीं होना चाहिए, उसके बीच में एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। ओके। और एक पॉइंट और सुन लीजिए, ये नीचे वाला देखिए। जैसे कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ हमारे पुराने घर का, ये मान लीजिए पुराना घर हमने बेचा नहीं, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ। अब कंपल्सरी एक्विजिशन में हमने क्या पढ़ा है कि भैया एक्विजिशन तो पहले हो जाता है, पैसा बाद में मिलता है, और टैक्सेबिलिटी कब होती है? जब पैसा मिलता है, राइट। बोलिए, ऐसे ही पढ़ा ना? यस। अब पैसा तब मिलता है जब पैसा जब मिलता है तब टैक्सेबिलिटी होती है, राइट। तो हम जो टाइम लिमिट काउंट करेंगे, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब वैसे तो हम काउंट करते हैं ट्रांसफर से। बताइए, हम ट्रांसफर से काउंट करते हैं ना। पर कॉम्पनसेशन के केस में क्या करें, समझना दिए क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए सर 1 जुलाई 2016 को असेट ट्रांसफर हुई, ठीक है। 1 जुलाई 2020 को पैसे मिले, तो हमने टैक्सेबिलिटी यहाँ की 2021 में। अब मुझे बोला गया कि 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर से, तो मैं बोलूंगा सर 3 साल तो जा चुके हैं ऑलरेडी, ट्रांसफर तो वही है ना, ट्रांसफर पॉइंट तो यहाँ से अगर मैं टाइम काउंट करूंगा तब तो ये टाइम जा चुका है। इसमें ट्रांसफर का टाइम भी चला गया, इसमें 2 साल भी चले गए, 3 साल भी चले गए, और 1 साल भी चला गया, राइट। है ना? तो ये टाइम तो चला गया सर, अब तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, फिर क्या करूं? तो उसके लिए क्या बोला गया कि नहीं भैया, यहाँ से टाइम काउंट नहीं करेंगे हम, इस केस में टाइम काउंट यहाँ से करेंगे, क्योंकि टैक्सेबिलिटी यहाँ से आ रही है। इससे पहले तो आपके पास पैसा था ही नहीं, आप खरीदते भी कहाँ से? बोलो जी, आई बात समझ में? फाइनल कमेंट बोलो यहाँ तक, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
लास्ट वाले पॉइंट में ये कहा कि जो कॉम्पनसेशन मिलता है उस केस में जो 1 साल 2 साल और 3 साल का टाइम देखना है नए प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का, वो वहां से देखना है जब हमें पहली किस्त मिलेगी, क्योंकि जब तक पैसा मिलेगा नहीं हम खरीद पाएंगे नहीं, राइट। और अगर ट्रांसफर से टाइम काउंट किया तो वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा, क्या पता, मे बी। आगे बात समझ में या नहीं आई? आगे चलिए, अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं। अगर पहले तो ये बताओ कैपिटल गेन का चैप्टर कैसा लग रहा है? कैपिटल गेन का चैप्टर कैसा लग रहा है? बढ़िया, इजी सा लग रहा है ना? हाँ, पर ये इजी तो है, मैं भी मानता हूँ इजी है, पर ये इजी तभी है जब आप क्वेश्चन को पढ़ के खुद उसको समझ पाओ। क्वेश्चन इसमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, वो तो हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने 25-26 किया था, ठीक है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाए कि क्या आया क्या गया क्या बिका क्या रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चलो पहले एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 28 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 28 कह रहा है, सर मिस्टर एक्स सोल्ड द फॉलोइंग एसेट। इन्होंने लैंड बेची, 10 लाख में खरीदी हुई थी, 150 लाख में बेच दी, और 1998-99 की खरीदी हुई, ठीक है। 2001 की मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी क्या हमें? बताइए, क्या हमें 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? यस, पर वो नहीं दे रखी है, और नहीं दे रखी है तो आप कॉस्ट को ही मार्केट वैल्यू मान लेंगे। क्लियर है? समझ गए? अगर नहीं दे रखी तो कॉस्ट को ही मार्केट वैल्यू मान लेंगे और उसका ही 1/4/2001 के हिसाब से इंडेक्सेशन कर देंगे। सिमिलरली आइए आगे, ज्वेलरी 30 लाख में एक्वायर की, 120 लाख में बेच दी 2008-9 में। आगे मत पढ़ो, बस इतना ही पढ़ो पहले। बताओ क्या इसका कैपिटल गेन निकाल सकते हैं आप? पक्का? चलो निकाल के बताओ कितना है लैंड का और ज्वेलरी का कैपिटल गेन कितना है। बहुत आसान है, सीधा कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप, पर लिख के करिएगा। हाँ जी, निकाला क्या? शशांक बता रहे हैं 119,90,000 लैंड का। ठीक है, सही है, करेक्ट है, करेक्ट है।
54,08,760 ये बता रहे हैं ज्वेलरी का। बोलिए करेक्ट है? हाँ जी सर करेक्ट। अब सुनिए, आपको नीचे क्या दे रखा है कि आपने एक घर परचेज किया। अब इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा ये आपको लगाना है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दिमाग लगाइए। कौन सा सेक्शन लगेगा और कैसे एग्जाम्शन मिलेगी, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको बताना है।
हाँ जी, कितना मिला अभी? 30,98,000। ओके, कौन से में से दिया, लैंड में से या ज्वेलरी में से? देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ध्यान से सुनना एक बात को, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो देखो हमें क्या करना है। हमने एक घर खरीदा है 30 लाख रुपए का, तो जाहिर सी बात है एग्जाम्पशन तो एक में से ले सकते हैं, या तो लैंड वाले कैपिटल गेन में से ले लो या ज्वेलरी वाले में से ले लो, राइट। अब लैंड वाले कैपिटल गेन में से हम अगर एग्जाम्पशन लेते हैं, कौन सी, 54F, तो कैसे मिलेगी, 119.90 लाख, राइट, मल्टीप्लाई बाय 30 लाख अपॉन 150 लाख, बोलो ऐसे निकलेगी क्या? बोलिए, हमने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 150 लाख में से, और इतना गेन था, तो ये आ जाएगा 23,98,000, राइट। ऐसे ही जब हम इसकी निकालेंगे ज्वेलरी की, तो कितना निकलेगा, 30/120 हो जाएगा ये वाले गेन पे। तो बताइए कितना है ज्वेलरी में से, कितना, 13,52,190, ऐसा। ठीक। अब आप एक जगह एग्जाम्पशन ले सकते हैं, कौन सी जगह लेना चाहेंगे, लैंड में से लेना चाहेंगे या ज्वेलरी में से लेना चाहेंगे? लैंड में से, जाहिर सी बात है, बस, क्योंकि ज्यादा मिल रही है, भाई लैंड में से ज्यादा मिल रही है ना। यस, हो गया काम। बताइए आगे ये बात समझ में। अच्छा, एक कोर पॉइंट और सुनिए इसका, समझिए ये बात को, सुना हुआ तो है। अगर मैं एक असेट बेचता हूँ और इस असेट से मैं दो जगह इन्वेस्ट करता हूँ, है ना, जैसे मैंने घर खरीदा तो मुझे 54F मिल जाएगा, और इसी सिचुएशन में ही मैंने मान लीजिए बॉन्ड खरीद लिए, तो क्या मुझे 54 इसी में भी छूट मिल जाएगी? बताइए, एक असेट बेच के, एक असेट को बेच के मैंने दो एलिजिबिलिटी वाली चीजें खरीद ली, तो क्या मुझे दोनों सेक्शन मिल जाएंगे? यस, मुझे दोनों सेक्शन मिल जाएंगे अगर मैंने दोनों की कंडीशन पूरी की है तो, सुनना ध्यान से, राइट। बट अगर मैंने दो असेट खरीदी, बेची सॉरी, और उन दोनों के अमाउंट से मैं एक असेट खरीदता हूं, तो मुझे एक में से ही छूट मिलेगी, दोनों में से नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई, जो कि अभी हमने किया, ये वाला हमने अभी किया। बोलो जी। एक असेट खरीद बेची मैंने और उसके पैसे से दो जगह इन्वेस्ट किया, और दोनों ही जगह अलग अलग सेक्शन में क्वालिफाइड है, तो क्या होगा, मुझे दोनों सेक्शन में छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन है, अब 1 करोड़ में से आपने कहा 54F में 30 लाख टैक्स फ्री हो गया, मैंने कहा 70 लाख बचा है, अब मैंने बॉन्ड में जमा करवा दिए, तो बॉन्ड में भी छूट ले लूंगा 50 लाख की, क्या दिक्कत, समझ गए? बाकी सब समझ में आ जाएगा, इन सब के एग्जाम्पल मिल जाएंगे अपने को। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है, आप पढ़ेंगे, आप करेंगे इस क्वेश्चन को पहले, मैं चाहूंगा एक बार आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, किसी ने भी ये क्वेश्चन पूरा कर दिया, तो मैं ये मान जाऊंगा कि आपको कैपिटल गेन आ गया, और आप भी ये श्योर हो जाना कि अब आपको कैपिटल गेन आ चुका है, समझ गए? अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा सही कर लिया तो आप समझ लेना कि आपको कैपिटल गेन पूरा आ चुका है। डन, चलिए पढ़िए आराम से, टाइम दे रहा हूं आपको 5 मिनट का, और कोई डाउट आए तो पूछिए।
सोल्व मत कीजिएगा, पहले इसको पढ़ के इसकी समरी बनाइए। उस समरी बनाने में कोई डाउट आते तो मुझसे पूछिए, सोल्व इसको घर पे कर लेना आराम से।
हाँ जी सुनिए, पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया क्वेश्चन? एक बार समझी बनाने की कोशिश की? क्या कह रहे हैं? मिस्टर सोनू के पास एक घर था जुलाई 2010 में, 5 लाख इन्होंने खरीदा। ऑन 18 अगस्त 2013 सोनू इंकर्ड इम्प्रूवमेंट, उन्होंने उस घर में एक, सॉरी क्या लिखा है, ओके, 17/7/2010 को सोनू के पास एक ज्वेलरी थी, सॉरी 18/8/2013 को सोनू ने उस ज्वेलरी में एक डायमंड फिट करवा लिया 3 लाख रुपए में, ठीक है। ऑन 18 अगस्त 2018 ही ट्रांसफर सच ज्वेलरी टू हिज फ्रेंड मोनू, उन्होंने वो ज्वेलरी बेच दी। फ्रेंड को बेचे चाहे किसको बेचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 लाख में उसने ज्वेलरी बेच दी। यहां तक तो आप ज्वेलरी का कैपिटल गेन निकाल लेंगे, कोई डाउट यहां तक? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद बोला कि सोनू के पास ऑलरेडी एक घर है जो वो रहने के काम में लेते हैं, ठीक है। और 17 मार्च 2018 को उन्होंने एक घर और परचेज किया फॉर 30 लाख रुपीज, ठीक है। उन्होंने एक घर और परचेज कर लिया, तो क्या इसके एग्जम्पशन मिल जाएगी? यस, इसके एग्जम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि पहले से एक ही घर है, एक और खरीद लिया, कोई बात नहीं, तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो वो वाला जो आप गेन निकालेंगे ज्वेलरी से, उसमें से आप इसके एग्जम्पशन दे देंगे। यस, आगे आइए सर। As on 5th April 2021, his friend offered him 25 लाख रुपए का मकान था उसके दोस्त के पास, उसने इसे कहा कि यार ये भी ले ले, ठीक है। मकान कितने का था? 25 लाख रुपए का, ठीक है। स्टाम्प वैल्यू कितनी थी? 14 लाख रुपए की। और इसको कितने में देने को बोला? वो बोला 15 लाख में। दोबारा सुन लीजिए, इसका फ्रेंड इसको बोलता है कि देख मेरा मकान है, उसकी वैल्यू वैसे तो 25 लाख है ना, सुनो ध्यान से, कि उसकी वैल्यू से बेटा वैसे तो 25 लाख है और मैं तुझे 15 लाख में दे दूंगा, ले ले। इसने कहा अच्छा, चलो ठीक है। इसने वो भी ले लिया, उसने वो घर भी खरीद लिया, राइट। अब वो घर खरीद लिया तो इसका मतलब क्या, इसने वो 2 साल के पीरियड के दौरान नया घर खरीद लिया? बताइए। इसने एक घर और खरीद लिया। पहले डेट्स में मत जाओ तो सर, डेट बाद में देखना, पहले कंसेप्चुअली देखो। ज्वेलरी बेची, एक घर खरीदा, एक घर ऑलरेडी उसके पास था, तो उस घर की एग्जम्पशन तो मिल गई। अब इन्होंने एक घर और परचेज कर लिया, तो बताइए क्या वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी जो पहले मिली थी? यस, क्योंकि मना किया था ना कि 2 साल में कोई घर और नहीं खरीदना, तो खरीद लिया तो वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। और जो पहले अमाउंट टैक्स फ्री हुआ था यहाँ पे 30 लाख के बदले में, वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ओके। साथ ही साथ ये जो नई हाउस प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है, अब इसकी वजह से तो अभी तो कोई गेन नहीं हो रहा, क्योंकि खरीदने पे गेन थोड़ी होता है। आगे क्या लिखा है? 7 अप्रैल 2022 को इन्होंने नई प्रॉपर्टी भी बेच दी। तो बताइए क्या अब नई वाली प्रॉपर्टी का गेन निकालना है हमें? यस। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, देखिए पहला आप कैलकुलेशन कहां से कहां तक करेंगे, सुनिए। कौन से ईयर में बेचा? सर 18-19 में बेचा है ना, 18-19 में बेचा, तो यहां तक का गेन आप प्रीवियस ईयर 18-19 में निकालेंगे, ठीक है। और उसमें से एग्जम्पशन दे देंगे 54F, राइट, ठीक है। फिर उन्होंने सर वायलेशन कर दिया 2021 में, 2021 में इन्होंने क्या कर दिया? वायलेशन कर दिया, तो जो एग्जम्पशन यहाँ पे मिली थी वो वापस टैक्सेबल हो जाएगी 2021 में, ओके, ठीक है। और 22-23 में इन्होंने नया घर बेच दिया, तो 22-23 में नए घर का टैक्सेशन कर दो, लो जी हो गया काम, ओके, दैट्स इट। तो इसको ट्राई करना, क्वेश्चन को अच्छे से, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फ्रेंड से 21-22 में लिया है, हाँ तो 21-22 में लिया है, 21-22 में कहाँ लिया है? 21-22 है, तो हाँ ये 21-22 कर दो, अगर 21-22 में लिया तो 21-22 कर दो, ठीक है।